हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि हम सबको पता है 1 एंड 2 नवंबर 2025 में हमारा DSSB TGT का SST का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होने वाला है। तो अब काफ़ी कम दिन बचे हैं। अब ये जो दिन बचे हैं इनमें हमें अच्छे से, बहुत ही अच्छे से अपना रिवीजन कंप्लीट करना है। सो हमें पता है कि जो जनरल वाला पार्ट है उसमें हिंदी आती है। तो ये जो बुक है वो अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक है, एग्ज़ाम कार्ड की बुक है। इसमें अब तक DSSB ने जितने भी टीचिंग एग्जाम कराए, लाइक PRT का हो गया, TGT का होगा, TGT का हो गया या PGT का हो गया, जितने भी एग्जाम अभी तक DSSB ने कंडक्ट कराए हैं उसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो PYQ के फॉर्म में इसमें लिखे हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन हैं वो चैप्टर वाइज है। जैसे कि सबसे पहले वर्तनी के क्वेश्चन हैं, देन संधि के हैं, देन समास के हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल 17 पार्ट है, मतलब 17 चैप्टर है इसके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो PYQ के फॉर्म में है, तो हम चैप्टर वाइज इन्हें सॉल्व करते हुए चलेंगे। जैसे कि आज की क्लास में हम वर्तनी के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें हम सॉल्व कर लेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम किसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, संधि के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके से जो टोटल 17 चैप्टर हैं वो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे सॉल्व करा दूंगी, सो डैट आपका एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाए और आपको ये भी पता लग जाए कि DSSB में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप कहाँ लैग कर रहे हैं, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा इससे बहुत अच्छे से। तो चलिए आज हम सबसे पहले वर्तनी को स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारा पहला अध्याय है जिसका नेम क्या है, वर्तनी। तो इस चैप्टर में आपको जो शुद्ध वर्तनी है वो बतानी है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है कि नगद किस तरीके से लिखा जाता है। देखिए बहुत से बच्चे इस वाले ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे, जबकि नगद किस तरीके से लिखा जाता है, नकद, नकद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। तो आपको ये बताना है कि वामांगिनी किस तरीके से लिखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वामांगिनी इस तरीके से लिखते हैं और यहाँ पे माँ के ऊपर बिंदी भी आती है। अब फिर से आपको बताना है कि पद्धति को किस तरीके से शुद्धतम रूप में लिखते हैं। तो प धा के नीचे, जो धा है उसके नीचे धा और ती, ता पे छोटी की मतलब पद्धति। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गुरुत्वाकर्षण किस तरीके से लिखा जाता है, गु रू आदत्त वा। ठीक है, फिर आ जाएगा कर्षण, कौन सा सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा एकदम करेक्टम, मतलब करेक्टम मीन्स करेक्ट रूप में लिखा हुआ है। आगे देखिए, त्रुटि युक्त वर्तनी का चयन कीजिए। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सी वर्तनी में त्रुटि है। तो संस्कृति तो एकदम शुद्धतम रूप में लिखा है, शीर्षक भी इसी तरीके से लिखते हैं, वैमस्यता भी इसी तरीके से लिखते हैं, लेकिन औषधि में छोटी ई की मात्रा आती है, धा पे छोटी की मात्रा आती है। तो औषधि गलत तरीके से लिखा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। शिशु कैसे लिखते हैं, श और शा पे छोटू की मतलब शिशु। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको फिर से शुद्ध बताना है कि पूर्णिमा कैसे लिखते हैं। तो पा पे बड़ू की मात्रा, रा पे छोटी की मात्रा और रा और माँ, पूर्णिमा। ठीक है, कौन सा सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट रूप में लिखा हुआ है। अगेन शुद्ध शब्द नूपुर कैसे लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, नू, ना पे बड़ू की मात्रा, पा पे छोटू की मात्रा और रा, नूपुर, नूपुर। ठीक है, नूपुर। तो कौन सा लिखा हुआ है इस तरीके से, तो ऑप्शन नंबर 1 ही लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब आपको इसमें अशुद्ध वर्तनी पहचाननी है कि कौन सी अशुद्ध लिखी है। देखिए द्वारका बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, रचयिता भी शुद्ध रूप में लिखा हुआ है और युधिष्ठिर भी एकदम सही लिखा हुआ है, लेकिन जो परिमार्जित है वो गलत लिखा हुआ है। ये क्या होता है, परिमार्जित होता है। तो कैसे लिखते हैं, पा रा पे छोटी की मात्रा माँ, और जा पे छोटी की मात्रा आती है, फिर रा आता है, फिर ता आता है, ये शुद्ध रूप है, ना कि ये। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको अशुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन करना है। तो अब आपको वाक्य का चयन करना है जो कि अशुद्ध हो। पहला वाक्य है, मैं उस समय सो रहा था। तो ये तो ठीक लिखा हुआ है, उसे लगभग 100% अंक मिले। अच्छा, लगभग क्या होता है 100%, उसे तो या फिर तो 100% अंक मिले होंगे या फिर कम मिले होंगे। तो लगभग और ये सब क्या है, तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर वी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
आपको इसमें क्या करना है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है कि अधिच्छन्न किस तरीके से लिखा जाता है। तो जो क्या छन्न होता है, अधिक्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो लिखा है वो एकदम शुद्धतम रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। तो आपको ये बताना है कि निधि कैसे लिखते हैं। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि नीर कैसे लिखते हैं। तो ना पे तो बड़ी की मात्रा आएगी और रा। अब निधि कैसे लिखते हैं, ना पे छोटी की मात्रा निधि, ऐसे तो लिखेंगे निधि। तो कौन सा लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन करना है कि कहाँ पे एकदम शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य है वो आपको बताना है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है। तो यहाँ पे तो मुझे कोई त्रुटि नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी हम आगे देख लेते हैं। आपस में मिलकर परस्पर सहयोग करो। अच्छा, आपस में मिलकर भी और परस्पर भी, या फिर तो आपस में मिलकर सहयोग करो या फिर परस्पर सहयोग करो। तो 2 शब्द कैसे आ गए जिनका एक ही अर्थ है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। आप कभी भी किसी समय हमारे घर आए, तो यहाँ पे भी ये अशुद्ध है। आप कभी भी किसी भी समय, आप कभी भी हमारे घर आए या फिर किसी भी समय हमारे घर आए, तो ये 2 शब्द जिनका सेम अर्थ है और दोनों को यूज़ कर दिया गया, तो ये तो गलत है। आज कई अनेक अपराधी गिरफ्तार हुए, तो कई और अनेक ये दोनों शब्द का एक ही अर्थ है और एक साथ यूज़ कर लिया, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर था। आगे देखते हैं 14 क्वेश्चन क्या है कि इसमें आपको कैसे शब्द का चूज़ करना है जो कि शुद्ध रूप, आई थिंक आपको शुद्ध रूप, हाँ जो एकदम सही रूप में लिखा है वो आपको चूज़ करना है कि कौन सा एकदम सही लिखा है। उनूर जो लिखा है वो गलत रूप में लिखा हुआ है। जो रा बना हुआ है यहाँ पे, वहाँ पे रा, री से ऋषि आएगा, ठीक है। उ ऋण और ना आएगा, ना की जगह णा आएगा। स्पष्ट वक्ता जो है वो ही एकदम सही रूप में लिखा है। स्वर्गवासी भी गलत लिखा है, स्वर्गवासी होता है, स्वर्गवासी होता है, स्वर्गवासी लिखा है। और अनादि में छोटी की मात्रा आती है, लेकिन स्पष्ट वक्ता एकदम शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सी अशुद्ध वर्तनी है, युक्ति संगत सही लिखा है, रूढ़िवादी भी सही लिखा है, पारिश्रमिक भी सही लिखा है। इसे आप ये मत कर दीजिए कि परिश्रमिक होता है, ये आकंडा गलत लिखा हुआ है, नहीं, ये पारिश्रमिक ही होता है। लेकिन जो अपाद मस्तक है वो गलत लिखा हुआ है। अपाद मस्तक कैसे लिखेंगे, अपाद मस्तक। अपाद मस्तक का मतलब क्या होता है, सर से लेके पैर तक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि अशुद्ध यही लिखा है। निम्नलिखित विकल्पों में से आपको शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। चिकित्सा गृह, देखिए अभिलाषा तो गलत लिखा हुआ है, अभिलाषा में ये वाला शा आता है, ठीक है, ये गलत है। रक्तलोचन भी गलत है, आधा का बनता है रक्तलोचन में। और श्रेष्ठट भी जो लिखा हुआ है वो भी गलत लिखा हुआ है। तो शुद्ध वर्तनी क्या हो गई, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी जो हो गई वो चिकित्सा गृह हो गई। श्रेष्ठट में ये टा बना हुआ है, वहाँ पे ठा बनेगा। अब आपको ये बताना है कि इसमें से अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। देखिए अद्वितीय सही लिखा हुआ है, स्पष्टीकरण भी सही लिखा हुआ है और अमृत फल भी सही लिखा हुआ है। जो पिंक बद्धू है वो गलत लिखा हुआ है, जो पिंक बद्धू है वो गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो बधू है ना उसमें पेट फड़ा वाला बा आता है, बंधु, पिंक बंधु, ये एकदम करेक्ट रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको अशुद्ध वर्तनी बतानी है। देखिए अनधिकार ये सही लिखा हुआ है, नमस्कार सही लिखा हुआ है, आविष्कार भी सही लिखा हुआ है, लेकिन जो अत्यधिक है वो गलत लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि जो या के ऊपर ने एक डंडा एक्स्ट्रा लगाया है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। अत्यधिक में आदत्ता या, फिर धा पे छोटी की मात्रा, यहाँ पे आकंडा नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको इसमें शुद्ध वर्तनी बतानी है कौन सी है। ब्रजभाषा गलत लिखा हुआ है, कालिदास में छोटी की मात्रा आती है, गृहस्थी में गा के नीचे ये वाला रा आता है, ठीक है। लेकिन जो भागीरथी है वो शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। अप्रत्याशित किस तरीके से लिखते हैं आपको ये बताना है। तो कैसे लिखते हैं, अप्रत्याशी, शा पे छोटी की मात्रा शी,
अप्रत्याशित। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। तो आपको ये बताना है कि प्रायोगिक कैसे लिखते हैं। तो ये तो बहुत सरल है, गा पे छोटी में गिक, प्रायोगिक। तो कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर से आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करना है कि प्रारंभिक कैसे लिखते हैं। तो प्रारंभिक। ठीक है, कौन सा होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फिर से शुद्ध वर्तनी पहचाननी है आपको कि प्रादेशिक कैसे लिखते हैं। तो प्रादेशिक ऐसे तो लिखेंगे। तो कौन सा राइट है आंसर? हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। अब आपको ये बताना है कि प्रमाणित कैसे लिखते हैं। तो प्रमाणिक है, ड़िक, तो का बना दीजिए। तो कौन सा शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अब आपको प्रमिलित की शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो कैसे लिखेंगे? ला पे छोटे ली, फिर प्रमिलित। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अब आपको प्रतिपूर्ति की शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो प्रति कैसे लिखते हैं? प्रति। फिर पूर्ति कैसे लिखते हैं? पूर्ति। तो कौन सा राइट आंसर होगा? प्रतिपूर्ति कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? तो ऑप्शन नंबर हमारे सी में लिखा हुआ है। अब आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है फिर से प्रतिशोध की। तो कैसे लिखते हैं? प्रतिषेध है, सॉरी प्रतिशोध नहीं है, प्रतिषेध, प्रतिषेध। तो कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। प्रतिभूति की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो प्रति, फिर आएगी भू, फिर प्रतिभू, फिर ति, प्रतिभूति। तो कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। आपको अब प्रतिशोध की बतानी है। किसकी बतानी है? प्रतिशोध की। तो प्रति, फिर शोध, प्रतिशोध। कौन सा लिखा हुआ है ऐसे? तो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये जो मतलब शब्द दे रखे हैं इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। देखिए साम्राज्य जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि सा पे आकर डंडा भी लिखता है। अभियांत्रिक भी कैसा लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा सुषुप्त भी गलत लिखा हुआ है, जबकि जो हितैषी है वो शुद्धतम रूप में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगेन आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। कुरुक्षेत्र गलत है, कुरु। ठीक है, रा पे इस तरीके से लगता है, कुरुक्षेत्र। व्यस्क अवस्था भी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इस तरीके से व्यस्क ऐसा आता है। नीति, नीति भी क्या है? गलत लिखा हुआ है। ठीक है, क्या छोटी की मात्रा आती है ताप के ऊपर, नीति। लेकिन संभ्रांत जो है वो शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। आपको अतिशयोक्ति बताना है किस तरीके से लिखते हैं। तो अतिशयोक्ति में ता पे छोटी की मात्रा, श पूरा श आता है, कभी भी आधा शाह में कंफ्यूज मत होइएगा, योक्ति, इस तरीके से लिखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इस तरीके से लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आपको ये कुछ वर्ण दे रखे हैं, इसमें से आपसे पूछना है कि अल्पप्राण कौन सा वर्ण है। देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो अल्पप्राण होता है, यानी कि ऑड नंबर पे। तो आप देखिए झा, चा वाले वर्ग में आता है, कौन से नंबर पे आता है? च, छ, ज, झ। तो ये तो 4 नंबर पे आता है, तो ये तो इवन है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो महाप्राण होगा। छा जो है वो कौन से नंबर पे आता है? चा के बाद छा आता है, तो ये दूसरे नंबर पे आता है, ये भी महाप्राण हो गया। अणा जो है वो कौन से वर्ग में आता है? टा वाले वर्ग में। ट, ठ, ट, फिर आ गया ठ, फिर ड, ढ, अणा, कौन से नंबर पे आ रहा है? 5वें नंबर पे, तो ये तो ऑड नंबर पे, तो यही अल्पप्राण हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब आपको अघोष वर्ण बताना है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो अघोष होता है। तो गा कौन से नंबर पे आता है? का वर्ग में तीसरे नंबर पे, तो ये तो नहीं होगा। झा कौन से नंबर पे आता है? चा, छ, ज, झ, तो ये चौथे नंबर पे आता है, ये भी नहीं होगा। चा है पहले नंबर पे,
पहला और दूसरा ही तो अघोष था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे देखिए सघोष पूछ लिया है। पहला और दूसरा तो अघोष होता है, उसके बाद जितने बचे तीसरा, चौथा और पांचवा, कौन कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा, ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं सघोष। अणा देखिए कौन से नंबर पे आता है? ट ठ ड, ट ठ ड, तो ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो ये पहला वाला ऑप्शन आपका ठीक हो गया, क्योंकि तीसरे नंबर पे आ रहा है, तीसरे वाला घोष होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 27 को हिंदी में क्या कहते हैं? तो 27 को हिंदी में हम 27 कहते हैं। क्या कहते हैं? 27। अब ये पूछ रहे हैं कि 27 लिखते कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट रूप में लिखा हुआ है, 27। अब आपसे पूछ रहे हैं कि 29 जो नंबर है उसको आप देवनागरी लिपि में किस तरीके से लिखेंगे? तो 29 को हम कैसे लिखेंगे? 2 को कैसे बनाते हैं? 2 को तो इसी तरीके से बनाते हैं, और 9 जो है वो 1 का उल्टा रूप और गोला, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 को हिंदी में हम कैसे लिखते हैं? तो 65 को पहले ये बताइए कि हिंदी में बोलते क्या है? 55 बोलते हैं, 55 तो 55 को बोलते हैं। 56 बोलते हैं, 55 के बाद 56 ही आता है, 56 हो गया। 73 33 को बोलते हैं, लेकिन 65 को हम 65 बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में घ वर्ण डैश विभाग में आता है। देखिए जो घ है वो क्या है? वो तो व्यंजन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। और ये 40 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अब ये पूछ रहे हैं आपसे कि 52 को संख्या में लिखिए। अब देखिए 52 होता क्या है? कौन सा नंबर होता है 52? पहले तो आप मुझे ये बताइए। 52, 53, 55, तो 52 कौन सा आता है? 52 होता है। ठीक है, कौन सा होता है? 52। तो 2 को कैसे लिखते हैं? हमें पता है 2 को ऐसे लिखते हैं, तो ये हम लास्ट से ही पहचान सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सो ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर है संधि एवं समास, उसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे।